वन। वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, निरमा। टू। थ्री। सस्ती चीज खरीदने में और अच्छी चीज खरीदने में फर्क होता है। फोर। आधा किलो सर्फ पूरे 1 किलो सस्ते पाउडर के बराबर होता है। फाइव। इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। सिक्स। नए जमाने के जिद्दी दागों के लिए निर्मा घास। नमस्कार दोस्तों, 1969 में गुजरात में एक 24 वर्षीय लड़के ने साइकिल में घर घर जाकर अपना पीला डिटर्जेंट पाउडर बेचना शुरू किया। बाद में वही पाउडर भारत का नंबर 1 डिटर्जेंट पाउडर निरमा बन गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिससे निरमा की बिक्री में अचानक गिरावट आ गई और आखिरकार इसका पूरी तरह से पतन हो गया। ये कहानी करीब 55 साल पहले शुरू हुई, जब गुजरात के करसन भाई पटेल एक सरकारी विभाग में काम करने वाले केमिस्ट थे। उन्होंने देखा कि उनका वेतन उनके परिवार का भरण पोषण करने के लिए सफिशिएंट नहीं था। इसलिए उन्होंने साइड इनकम कमाने के लिए एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। बीएससी की डिग्री और एक केमिस्ट की नौकरी होने के कारण उन्हें केमिकल्स की अच्छी समझ थी। उन्होंने अपने घर में सोडा ऐश और बाकी अन्य केमिकल के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। कई बार असफलता के बाद उन्होंने आखिरकार एक किफ़ायती और इफेक्टिव डिटर्जेंट पाउडर बनाया और ये आविष्कार का नाम अपनी 1 वर्षीय बेटी निरुपमा के नाम पर निरमा रखा। उन्होंने पाउडर को साधारण प्लास्टिक में पैकेट में पैक किया और अगले ही दिन अपनी साइकिल पर घर घर जाकर बेचना शुरू किया। उस समय मिडिल क्लास और लोअर क्लास के अधिकांश लोग कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री शॉप का इस्तेमाल करते थे। पीले रंग का ये लॉन्ड्री शॉप सस्ता था, लेकिन ये मुश्किल दागों को साफ नहीं कर सकता था। दूसरी ओर अपर क्लास के लोग डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल करते थे, जो भारत के हार्ड वाटर में भी अच्छी काम करता था और सभी प्रकार के दाग हटाने में इफेक्टिव था। डिटर्जेंट पाउडर के बाजार पर हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड HLL का सर्फ डोमिनेट करता था, जिसके प्राइस था 15 रुपया पर केजी, जिससे ये मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए यूज करने का योग्य नहीं था। इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हुए करसन भाई ने निरमा को सिर्फ 3.5 रुपये पर केजी पर बेचना शुरू कर दिया, जिसका मतलब था कि लोग आखिरकार कपड़े धोने के साबुन की कीमत पर डिटर्जेंट पाउडर पा सकते थे, जिस कारण कुछ ही समय में निरमा बहुत पॉपुलर हो गया और करसन भाई प्रतिदिन 200 किलोग्राम डिटर्जेंट पाउडर बेचने लगे। मांग बढ़ने पर करसन भाई ने अहमदाबाद के पास सरसापुर में एक छोटा सा शेड लगा ली और प्रोडक्शन के लिए लेबर हायर करने लगे। उन्होंने पैकेजिंग में भी सुधार किया और निरमा गार्ल को भी ऐड किया, जो आगे चल के भारत के सबसे बड़ा रिकॉग्नाइज ब्रांड मैस्कॉट बन गया। करसन भाई का अगला टारगेट था डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेस लाना। उस समय अहमदाबाद में 2000 से अधिक रिटेलर्स थे और ग्रो करने के लिए उन्हें इन दुकान तक निरमा को अवेलेबल करवाना था। हालांकि एक नए ब्रांड होने के कारण कोई रिटेलर्स निरमा को स्टॉक करने के लिए अनिच्छुक थे। इससे निपटने के लिए करसन भाई ने एक असाधारण स्ट्रेटेजी अपनाई। करसन भाई ने कुछ महिलाओं को हायर किया और रिटेलर्स के पास जाके निरमा खरीदने के लिए कहा। इसे रिटेलर्स को लगा कि निरमा वॉशिंग पाउडर की डिमांड बहुत है और ये डिमांड पूरे ना करने के कारण बहुत लॉसेस कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने खुद करसन भाई से संपर्क करना शुरू कर दिया और अपने स्टोर में निरमा का स्टॉक करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में निरमा अहमदाबाद और आसपास के गांव में नंबर 1 डिटर्जेंट पाउडर बन गया और अब पूरे गुजरात में विस्तार करने का समय आ गया था। करसन भाई जानते थे कि अगर उन्हें गुजरात और भारत में सर्फ जैसे ब्रांड को हराना है तो उनके पास केवल एक ही ऑप्शन है, निरमा की सस्ती कीमत, और उन्होंने इसे किसी भी हाल में नहीं बढ़ाना चाहते थे। इसीलिए एक्सपेंशन के दौरान उन्होंने निरमा के फॉर्मूले को पहले जैसे सिंपल रखा। निरमा में 65% सोडा ऐश था, जो गुजरात में सस्ती कीमत पर लोकली मिल जाता था। सर्फ की तुलना में निरमा में केवल आधी सक्रिय डिटर्जेंट सामग्री थी और इससे व्हाइटनर और परफ्यूम की कमी भी थी। इसके अलावा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में निवेश करने के बजाय करसन भाई ने विभिन्न गांव में छोटे सेट बनवाए, जहां सर्फ की मैन्युफैक्चरिंग के लिए महंगी मशीन और बिजली का इस्तेमाल किया, जबकि निरमा का उत्पादन पूरी तरह से श्रमिक द्वारा मैनुअल रूप से किया गया था, जो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव था। इसके अलावा बिजली के बिना काम करने की सरकारी योजना की बदौलत निरमा को 15% उत्पाद शुल्क में छूट मिली।
अंत में सर्फ को ग्राहक तक पहुंचने के लिए 4 स्टेजेस से गुजरना पड़ता था। निरमा केवल 3 स्टेजेस में ग्राहक तक पहुंच सकती थी। इस डायरेक्ट सिस्टम में ना केवल कॉस्ट कम की बल्कि स्पीड भी बढ़ाई। इन सब के चलते निरमा ने अपनी कॉस्ट को नियंत्रण में रखा और 1975 तक ये पूरे गुजरात में फैल गया। निरमा की सफलता के पीछे परफेक्ट प्राइसिंग, मार्केट अंडरस्टैंड और डिस्ट्रीब्यूशन इनोवेशन का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था। गुजरात के बाद करसन भाई अब पूरे इंडिया में विस्तार करना चाहते थे। ये इसे जल्दी करवाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने निरमा का पहला विज्ञापन अभियान शुरू करने का फैसला किया। 1975 में ऑल इंडिया रेडियो में पहली बार प्ले हुआ निरमा का जिंगल, जो था सबकी पसंद निरमा। निरमा को पता था कि भारतीयों को ज़्यादा झाग पैदा करने वाला डिटर्जेंट पाउडर पसंद है, इसलिए विज्ञापन में ये लाइन जोड़ी गई कि थोड़ा सा पाउडर और झाग ढेर सारा। इसके अलावा कम कीमत में अधिक सफेदी, ये लाइन भी ग्राहक को आकर्षित करने में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई। निरमा विज्ञापन के आकर्षक जिंगल और एक्सीलेंट धुन ने तुरंत ही कस्टमर का ध्यान खींचा। 1982 में उसी जिंगल का उपयोग करते हुए निरमा ने प्रतिष्ठित नृत्य करने वाली निरमा गर्ल मैस्कॉट के साथ अपना पहला टीवी विज्ञापन लॉन्च किया। ये पहले रेडियो विज्ञापन की तरह ही बहुत सक्सेसफुल रहा। वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, निरमा। 1977 तक निरमा ने बाजार हिस्सेदारी का 12% हिस्सा हासिल कर लिया था और 1985 तक इसने लगभग 60% कब्जा कर लिया था, जिससे ये भारत का सबसे बड़ा डिटर्जेंट ब्रांड बन गया था। जिस निरमा को करसन भाई ने साइड इनकम के लिए शुरू किया था, आज उसी डिटर्जेंट पाउडर ने उन्हें भारत का डिटर्जेंट किंग बना दिया। हालांकि अनफॉर्चुनेटली ये सक्सेस ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली थी, क्योंकि बहुत जल्द मार्केट का पुराना खिलाड़ी पलटवार करने वाला था। शुरुआत में निरमा केवल मिडिल क्लास और लोअर क्लास पर कब्जा किया था, लेकिन अपर क्लास ग्राहक भी निरमा की ओर रुख करने लगे, क्योंकि उनको बहुत क्लियरिटी नहीं थी कि किस मामले में सर्फ की क्वालिटी निरमा से बेहतर थी। 1986 में निरमा ने एक डिटर्जेंट बार लॉन्च किया, जिसने सीधे HLL ने रिन बार को चुनौती दी, जिससे कोई रिन ग्राहक भी निरमा में शिफ्ट हो गए। HLL को बहुत जल्दी एहसास हो गया था कि निरमा उनकी बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गई है। जवाब में उन्होंने स्टिंग निरमा के विकास रोकने के लिए एक रणनीति बनाई। इसके साथ एक इंटरनल मिशन भी शुरू किया। इस मिशन के तहत निरमा की बिजनेस की रणनीति का विस्तार से स्टडी किया गया। इसके बाद HLL ने अपनी काउंटर स्ट्रेटेजी बनाई। कोई हफ्ते के बाद कंक्लूजन निकला कि निरमा से कंपटीशन करने के लिए उन्हें भी लो कॉस्ट में सेल करना पड़ेगा। हालांकि अगर उन्होंने निरमा की कॉस्ट पर सर्फ की कॉस्ट रखी तो उन्हें नुकसान होगा और उनकी लंबी समय तक स्थापित प्रीमियम ब्रांड इमेज भी नष्ट हो जाती। इसीलिए HLL ने अपना खुद का कम लागत वाली डिटर्जेंट पाउडर लॉन्च करने का फैसला किया। लेकिन ऐसा करने से पहले उन्होंने मार्केट रिसर्च किया, जिसने निरमा की वीकनेस को भी उजागर किया। उदाहरण के लिए निरमा से कपड़े धोने के बाद कपड़े से एक इंडस्ट्रियल स्मेल छोड़ता था। साथ ही निरमा पानी में पूरी तरह नहीं घुलता था, जिससे कपड़ा सूखने के बाद सॉफ्ट फील नहीं होता था। इसके अलावा कोई कस्टमर्स के हाथ में निरमा डिटर्जेंट पाउडर से जलन और छाले पैदा होते थे। इन कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए HLL ने सबसे पहले अपनी डिटर्जेंट में अच्छी खुशबू डाली। दूसरी, उन्होंने इसे हाथों के लिए कोमल बनाया और सुनिश्चित किया कि वो पानी में पूरी तरह घुल जाए। ये सुधार कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए किए गए थे। क्योंकि नमक उनके नए डिटर्जेंट के लिए एक महत्वपूर्ण रॉ मटेरियल था, इसीलिए HLL ने गुजरात में नमक फैक्ट्रियों के पास अपना फैक्ट्री स्थापित किया। इसे फैक्ट्री से सीधा पाइपलाइन से जोड़ा। उन्होंने अपने डिटर्जेंट में सुगंध और अन्य सारी चीज बढ़ाने वाले केमिकल्स के लिए सस्ते विकल्प खोजने के लिए R&D में मैसिव इन्वेस्ट किया। इन सभी सुधार के साथ HLL ने एक डिटर्जेंट पाउडर लॉन्च किया, जिसकी कीमत निरमा की समान थी, लेकिन उसकी गुणवत्ता बेहतर थी। और इसी तरह व्हील डिटर्जेंट पाउडर लॉन्च किया था। अपने विज्ञापन में HLL ने ये कहकर सीधा निरमा पर निशाना साधा कि मैंने मांगी थी सफाई और तूने हाथों में दी जलन। ये मैसेज निरमा की कस्टमर्स को काफी रिलेटिव लगा और व्हील की ओर शिफ्ट होने लगे। नतीजा ये था कि 1990 तक निरमा के बाद व्हील भारत का दूसरा सबसे बड़ा डिटर्जेंट ब्रांड बन गया था।
साथ में HLL ने निरमा को टारगेट करते हुए शार्प के लिए एक नया विज्ञापन भी शुरू किया। विज्ञापन में उन्होंने ललिता जी नाम की एक स्मार्ट हाउसवाइफ को दिखाया जिन्होंने कहा सस्ती चीज खरीदने में और अच्छी चीज खरीदने में फर्क होता है। सस्ती चीज खरीदने में और अच्छी चीज खरीदने में फर्क होता है। विज्ञापन में निरमा का रिप्रेजेंट करने वाली पीले रंग की पाउडर की तुलना शार्प के नीले रंग के पाउडर से की गई थी और ये दावा किया गया था कि आधा किलो की शार्प पूरी 1 किलो सस्ते पाउडर के बराबर होते हैं। आधा किलो सर्फ पूरे 1 किलो सस्ते पाउडर के बराबर होता है। HLL की ये स्ट्रेटेजी काफी इफेक्टिव साबित हुई, जिस कारण HLL का मार्केट शेयर 11% से बढ़कर 24% हो गया और निरमा की बाजार हिस्सेदारी 60% से गिरकर 50% हो गई। लेकिन ये तो निरमा की पतन की शुरुआत भर थी। उसी समय उत्तर प्रदेश की गलियों में एक और कॉम्पिटिटर उभर कर आ रहा था जो पूरी तरह निरमा को खत्म करने वाला था, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। 1980 में डिटर्जेंट बाजार में उछाल को देखते हुए कानपुर के दो भाइयों मुरलीधर और विमल कुमार ने अपना डिटर्जेंट पाउडर लॉन्च किया। उन्होंने देखा कि सस्ते डिटर्जेंट की श्रेणी में निरमा और व्हील का दबदबा था, लेकिन भारत की प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के साथ ही लाखों लोग लोअर क्लास से मिडिल क्लास में प्रोमोट हो गए थे। ये मिडिल क्लास के उपभोक्ता अब सिर्फ सस्ता डिटर्जेंट नहीं चाहते थे, ये लोग किफायती दामों पर हाई वैल्यू वाले प्रोडक्ट चाहते थे। इसी प्रकार उन्होंने अपनी डिटर्जेंट पाउडर लॉन्च किया, जिसकी न केवल निरमा से बेहतर गुणवत्ता थी बल्कि इसकी कीमत निरमा की तुलना में 10% अधिक थी। इसी वजह से ग्राहक ने ऑटोमेटिकली घड़ी को बेटर क्वालिटी वाले डिटर्जेंट मानने लगे। इसके अतिरिक्त 10% कीमत की वजह से घड़ी ने अपनी डीलर्स और रिटेलर्स को अपनी कंपटीशन की तुलना में अधिक कमीशन देने की अनुमति दी, जिसके कारण रिटेलर्स ने ग्राहक को घड़ी डिटर्जेंट को रिकमेंडेड करने लगे। नतीजा ये था कि सेल स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगी। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को कम करने के लिए घड़ी 200 किलोमीटर में मैन्युफैक्चरिंग मॉडल अपनाया। इसीलिए उन्होंने हर बड़े बाजार के 200 किलोमीटर के दायरे में छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या डिपो स्थापित करना शुरू कर दिया। इससे ये सुनिश्चित हुआ कि घड़ी का स्टॉक हमेशा स्टोर में उपलब्ध रहे और इसे शिपिंग लागत भी कम हुई। अंत में घड़ी अपने विज्ञापन अभियान में एक यादगार जिंगल का इस्तेमाल किया, जिसने ग्राहक को चुंबक की तरह आकर्षित किया। जिंगल था, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। इन रणनीतियों के अंत में घड़ी को भारत में नंबर 1 डिटर्जेंट बना दिया। दूसरी ओर 1990 तक निरमा लगातार बाजार की हिस्सेदारी खो रहा था और सर्वाइव करने के लिए मेजर चेंजेस की जरूरत थी। सबसे पहले उन्हें अपनी डिटर्जेंट में सोडा ऐश की मात्रा कम करने की जरूरत थी, क्योंकि इससे हाथों में जलन होती थी और लॉन्ग टर्म में कपड़े भी डैमेज होते थे। खुशबू में भी सुधार और एक्टिव डिटर्जेंट की मात्रा बढ़ाने भी इम्पोर्टेंट था। इसी दौरान निरमा ने सर्वे करने के लिए सर्वे एजेंसी को भी हायर किया। सर्वे में पता चला कि अधिकांश ग्राहक निरमा को उपयोग करने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। इससे ये दर्शाता है कि ये ब्रांड एक घटिया प्रोडक्ट के रूप में अपनी छवि विकसित की है और इसे एक गंभीर बदलाव की आवश्यकता थी। इंफ्रारेडी की धारणा को खत्म करने के लिए निरमा को अपनी पुरानी पैकेजिंग में भी सुधार लाने की आवश्यकता थी। उन्हें व्हील और शार्प के विज्ञापन का मुकाबला करने के लिए नए विज्ञापन अभियान शुरू करके काउंटर करना चाहिए था, ताकि उनके प्रोडक्ट को चीप डिटर्जेंट की जगह एक वैल्यू ऑफ मनी डिटर्जेंट की तरह पोजीशन करने चाहिए था। हालांकि निरमा ये कदम उठाने में विफल रही। अपने मूल प्रोडक्ट पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय उन्होंने शार्प के साथ कंपटीशन करने के लिए प्रीमियम डिटर्जेंट बाजार में एंट्री किया। इससे स्थिति और खराब हो गई। 1990 दशक के मध्य में निरमा ने अपना प्रीमियम डिटर्जेंट निरमा ब्लू लॉन्च किया। हालांकि तब तक प्रीमियम डिटर्जेंट बाजार में न केवल शार्प बल्कि एरियल का भी दबदबा था। इसी ब्रांड की तुलना में निरमा ब्लू कुछ भी इनोवेटिव या बेटर पेश नहीं किया। प्रोडक्ट की क्वालिटी के बावजूद भी निरमा ब्लू की परसेप्शन खराब था, जबकि HLL ने जानबूझकर अपनी प्रीमियम और किफायती डिटर्जेंट ब्रांड को पूरी तरह अलग नाम दिए थे। निरमा ने अपने मौजूदा ब्रांड का नाम भी पुराने प्रीमियम प्रोडक्ट में शामिल किया। नतीजा ये था कि कस्टमर ने सिर्फ
एक और घटिया उत्पादों के रूप में इसको देखा और निरमा ब्लू कुछ ही वर्षों में विफल हो गया। इसी तरह निरमा ने निरमा नहाने का साबुन, निरमा हेयर ऑयल, निरमा शैम्पू और निरमा टूथपेस्ट जैसे अन्य प्रोडक्ट भी लॉन्च किए। उन्हें लगा कि इन प्रोडक्ट को निरमा की लोकप्रिय ब्रांडिंग से लाभ होगा, हालांकि हुआ इसकी विपरीत। सबसे पहले निरमा को पसंद करने वाले ग्राहक ब्रांड को केवल डिटर्जेंट उत्पादों से जोड़ते थे, इसीलिए उन्हें निरमा का साबुन, तेल, शैम्पू आकर्षित नहीं लगा। दूसरे, निरमा को एक घटिया ब्रांड के रूप में देखने की धारणा के कारण इनमें से किसी भी प्रोडक्ट की गति नहीं पकड़ी। 2017 तक निरमा की बाजार हिस्सेदारी घटकर सिर्फ 4% रह गई। ब्रांड को पुनर्जीवित करने के लिए उन्होंने निरमा एडवांस लॉन्च किया, जिसकी विज्ञापन में ऋतिक रोशन को दिखाया गया। अभियान का संदेश ये था कि नए जमाने में जिद्दी दागों के लिए निरमा एडवांस पर भरोसा करें। नए जमाने के जिद्दी दागों के लिए निर्मा एडवांस। हालांकि उपभोक्ता डिटर्जेंट के विज्ञापन में ऋतिक रोशन से नहीं जुड़ पाए और ना ही समझ पाए कि निरमा का नए जमाने के जिद्दी दागों से क्या मतलब है। लाकिली निरमा समय के साथ सोडा ऐश निर्माण, सीमेंट और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में अपना बिजनेस को डाइवर्ट कर ली थी। ये एंटरप्राइज कंपनी के लिए इम्पोर्टेंट रेवेन्यू जनरेट करना जारी रखता है। हालांकि डिटर्जेंट बिजनेस जो उसकी सफलता का आधार था, अब वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। निरमा की कहानी साबित करती है कि किसी भी क्षेत्र में नंबर 1 बनना और नंबर 1 बने रहना दो पूरी तरह अलग अलग चीज़ें हैं। चाहे आप किसी भी बड़े क्यों ना हो जाए, इफ़ यू आर नॉट चेंजिंग यू आर लूजिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।